हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे। थोड़ा सा कैमरा सेट करने में देर हो गई। चलो भाई, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी फेवरेट लाइव क्लास में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आ जाओ सभी लोग भाई। चलो भाई शुरू करें। आवाज मिल रही सबको? एक बार जरा कंफर्म कर दो सब लोग। सबको आवाज एकदम क्लियर मिल रही है? गुड इवनिंग। चलो भाई, सेट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। चलिए अब बिना देर किए हुए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, अब और देर नहीं। बहुत सारा काम करना पड़ता है इसमें भाई, बहुत सारा काम करना पड़ता है इसमें भाई, चेक करने के लिए कि सब कुछ सही रहे, आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो भाई शुरू करते हैं। ठीक, तो आज हम लोगों को पढ़ना है मानव नेत्र। सब लोग तैयार हो जाओ भाई, मानव नेत्र पढ़ने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जरूर। मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई। देखो, ये एक ऐसा अंग है जिसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। बगैर आंख के कोई भी काम आप नहीं कर सकते हो, है ना। दुनिया का कोई भी कलर, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। यानी कि जो भी रंग है वो नेत्र से ही है। अगर आंखें ना हो, एक बार कल्पना करो, अगर आंखें ना हो तो कोई भी कलर बेकार है, सिर्फ दुनिया आपको ब्लैक दिखेगी। ठीक, तो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ये है आपका चैप्टर। ठीक, चलो सबसे पहला काम है कि मानव नेत्र है क्या। ये तो कोई भी वस्तु हम देखते हैं तो किसके द्वारा? नेत्र के द्वारा, है ना। बिना आंखों के आप कोई भी वस्तु नहीं देख सकते हैं। तो मानव नेत्र मानव शरीर का क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं कोमल अंग है जिसके द्वारा मनुष्य दूर की एवं पास की सभी वस्तुओं को देख सकता है। ठीक, अब इसकी संरचना पहले हम लोग बना ले, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण एवं कोमल अंग है जिसके द्वारा मनुष्य दूर एवं पास की सभी वस्तुओं को देख सकता है। चलो भाई, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी संरचना की। कौन कौन से भाग इसमें होते हैं? देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले एक गोला बनाना है। गोला गोल बन जाए तो अच्छी बात है। एक देखो परत हमने बना ली, गोल बना है, बन गया थोड़ा गोल गोल। इसी तरह से एक परत और आपको बनानी है। कुल मिला के 3 परत आपको बनानी है। कितनी हो गई? 2। अब इसको कर देते हैं थोड़ा सा कलर, तो फिर ये एक परत हो जाएगी। हालांकि ये काले रंग की होती है, लेकिन इसको हम सफेद दिखा रहे हैं जिससे आपको दिखाई पड़े। थोड़ा सा मोटा कर ले, मार्कर जल्दी हो जाए।
और मोटा। तो ये एक परत है, ठीक। ये बीच वाली परत हमने पहले बना ली, आप उससे बनाओगे किससे, प्रकार से, तो बहुत अच्छा बनेगा। ये एक परत बन गई, ठीक। इसी तरह से एक और बनानी है, एक इसके बाहर होगी। ये एक ये परत हो गई, ठीक। कितनी हो गई, दो परत। एक अंदर बना लेंगे हम लोग इसके, इस तरह से बनानी है। अब देखो इसमें तीन परतें आपको दिख रही हैं, एक बीच वाली थोड़ा मोटी है और दो परतें वो थोड़ा पतली हैं। अब इन तीन परतों के नाम पहले समझ ले। सबसे बाहरी परत को कहते हैं दृढ़ पटल। क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। इसका काम होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये दृढ़ पटल है, इसका मतलब ये बहुत मजबूत है ना। दृढ़ पटल का मतलब बहुत मजबूत है, और ये भीतरी भागों की सुरक्षा करती है। सबसे बाहरी परत को कहते हैं दृढ़ पटल, और ये नेत्र गोलक के जो भीतरी भाग है उनकी सुरक्षा करती है। यह श्वेत रंग की होती है, इसलिए इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। तो पहली परत का नाम आपको पता चल गया, दृढ़ पटल। उसके भीतर आपको एक मोटी परत दिख रही है, इसको कहते हैं रक्तक पटल। क्या कहते हैं, रक्तक पटल। ये काले रंग की होती है। किस रंग की होती है, काले रंग की होती है, और ये नेत्र के भीतर आए हुए अतिरिक्त प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, ठीक। अतिरिक्त प्रकाश को अवशोषित करती है। किस रंग की होती है, काले रंग की होती है। और सबसे भीतरी परत को, ये जो अंदर वाली परत है, इसको कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं, रेटिना। इसी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। तो तीन परत हमने बनाई, तीनों के नाम बता दिए। सबसे बाहरी परत को दृढ़ पटल, काम भीतरी भागों की सुरक्षा करना। उसके भीतर वाली रक्तक पटल, किस रंग की, काले रंग की, काम अतिरिक्त प्रकाश को अवशोषित कर लेना, जिससे कि अंदर प्रकाश का परावर्तन न होने पाए। और जो सबसे भीतरी परत है उसे कहते हैं रेटिना, जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं, ठीक। समझ में आ रहा सबको, किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई बता सकते हो, कमेंट भी आपके देखते रहे। चलो भाई, बढ़िया है, वेरी गुड। इतनी बात सबको समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो, इस रेटिना पर प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर। रेटिना के मध्य में एक पीले रंग का भाग होता है, यहां पर। किस रंग का भाग होता है, पीले रंग का। चलो पीले से थोड़ा बना दी, इससे आपको याद रहे। यहां पर एक पीले रंग का भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, पीत बिंदु। रेटिना के मध्य में
एक पीले रंग का भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर या इस जगह पर प्रकाश की सुग्राह्यता बहुत अधिक होती है, इसलिए यहां पर प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट बनता है। ठीक, तो ये हो गया रेटिना के बीच वाला भाग जिसे पीत बिंदु कहते हैं। कितने भाग हो गए? दृढ़ पटल, रक्तक पटल, रेटिना और पीत बिंदु। अब आते हैं आगे। आगे का जो भाग बनाना है इस उसके लिए आपको थोड़ा सा भाग मिटाना पड़ेगा। तो चलो थोड़ा सा मिटा लेते हैं। रबड़ हमारे पास है मिटाने के लिए। ये हमने इतना भाग मिटा दिया। कोई दिक्कत? बनाने का तरीका समझ लो, इसी तरह से आपको बनाना जिससे कि ये आसान लगे आपको। किताब से बनाओगे तो नहीं बना पाओगे। चलो आगे का थोड़ा सा उभरा हुआ भाग बनाना है। आगे का थोड़ा सा उभरा हुआ भाग। ठीक, आगे का उभरा हुआ भाग बनाना। ये आगे का थोड़ा सा उभरा हुआ भाग बनाना है। इसी उभरे हुए पारदर्शी भाग को कहते हैं कार्निया। क्या कहते हैं? कार्निया। नेत्र गोलक के आगे के उभरे हुए भाग को कार्निया कहते हैं और इसी भाग से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। तो कार्निया समझ में आ गया। अब और अंदर चलो। अंदर बनाना है आपको एक रंगीन झिल्ली का पर्दा। तो बहुत आसान तरीका ये है कि पहले एक झिल्ली बना लो। इसे कोशिश हम करेंगे कि आपको सबसे आसान तरीका पता चल जाए जिससे कि आपको ज्यादा समय न लगे बनाने में। एक झिल्ली हमने पहले बना ली। ठीक, इसी को बीच से थोड़ा मिटा देंगे। ये देखो रंगीन झिल्ली का पर्दा है। ये रंगीन झिल्ली का एक पर्दा है, इसको कहते हैं आइरिस। ये जो रंगीन झिल्ली का पर्दा है ये क्या है? ये है आइरिस। रंगीन झिल्ली का जो पर्दा है उसे आइरिस कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत हो तो भाई बता देना। आगे का उभरा हुआ पारदर्शी भाग कार्निया। कार्निया के पीछे रंगीन झिल्ली का पर्दा आइरिस। अब ये आइरिस है क्या? देखो अलग आपको समझा दे। ये है आंख। ठीक, इसके अंदर आपने देखा होगा एक रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है, बीच में ये काला काला भाग होता है। ठीक, और ये जो पर्दा है रंगीन, ये काला भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है ना? अलग अलग रंग का ये पर्दा होता है। इसी पर्दे को कहते हैं आइरिस। ये क्या है? ये आइरिस है। अब समझ में आया आइरिस क्या है? रंगीन झिल्ली का पर्दा आइरिस कहलाता है। जब इसको काटेंगे इसे तो आपको ऐसे दिखाई देगा ये जो पर्दा है। अब इस पर्दे के बीच में देखो छेद है छोटा सा, दिखा? एक छोटा सा छेद है जिसको पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। ये जो छोटा सा छिद्र है इसको पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली या नेत्र तारा। आइरिस के बीच में छोटा सा ये वाला छिद्र, ये वाला आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। और इस पुतली की एक खास विशेषता भी होती है। क्या विशेषता होती है? कि ये अपने आप छोटी हो जाती है और अपने आप बड़ी हो जाती है। अगर कम प्रकाश है तो अपने आप ये बड़ी हो जाएगी और अगर अधिक प्रकाश है तो अपने आप छोटी हो जाएगी। ठीक, तो पुतली की विशेषता
अपने आप छोटा हो जाना और अपने आप बड़ा हो जाना, इसी को कहते हैं पुतली समायोजन। क्या कहते हैं? पुतली समायोजन। यानी कि पुतली का एडजस्ट होना, अपने आप छोटी बड़ी हो जाती है। क्यों छोटी बड़ी होती है? जिससे कि जितनी जरूरत है उतना ही प्रकाश अंदर पहुंच सके, ना ज्यादा पहुंचे ना कम पहुंचे। ठीक, चलो भाई अब और आगे बढ़े। अब और अंदर अगर जाओगे तो आपको मिलेगा एक ऊतकों से बना हुआ लेंस। क्या मिलेगा? ऊतकों से बना हुआ लेंस। और कैसा लेंस होगा? द्विउत्तल लेंस होगा। द्विउत्तल लेंस, ये है ऊतकों से बना हुआ द्विउत्तल लेंस। थोड़ा सा मोटा कर दे। ठीक, ऊतकों से बना हुआ द्विउत्तल लेंस। आइरिस के पीछे ऊतकों से बना हुआ एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र लेंस। और ये लेंस मांसपेशियों की सिलियरी प्रणाली पर, ये जो व्यवस्था होती है इसको कहते हैं सिलियरी प्रणाली, या इसे समझ लीजिए पेशियों पर टिका रहता है। नेत्र लेंस पेशियों पर टिका रहता है। ठीक, और ये पेशियां क्या करती हैं? इस पर दबाव डालकर इसकी वक्रता को कम या ज्यादा करती रहती हैं। जितनी जरूरत होगी इसकी वक्रता को कम कर देंगे, जितनी जरूरत होगी इसकी वक्रता को ज्यादा कर देती। कौन? ये वाली पेशियां जिन पर ये टिका हुआ है। ठीक, अब बताओ कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ गई सबको? आइरिस के पीछे ऊतकों का बना हुआ एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस। और ये कहां टिका होता है? ये पेशियों पर टिका होता है, और ये पेशियां इस पर दबाव डालकर इसकी वक्रता को कम या ज्यादा करती रहती हैं। क्यों करती रहती हैं? क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। जैसे मान लो ये रेटिना है, ठीक, ये लेंस है, और इस पर आने वाली जो किरणें हैं उन वो यहां पर प्रतिबिंब बना रही है। रेटिना पर ना बनके रेटिना से पहले बन रहा है, तो ये जो पेशियां हैं इस पर दबाव डालकर इसकी फोकस दूरी को क्या करेंगी? बढ़ा देंगी अपने आप, और फिर प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? रेटिना पर बनने लगेगा, पर वस्तु हमको दिखने लगेगी। किसी वजह से अगर प्रतिबिंब रेटिना के बाद बन रहा है, यानी रेटिना से दूर बन रहा है, तो फिर यही पेशियां इसकी फोकस दूरी को कम करके फिर से प्रतिबिंब रेटिना पर बना लेंगी। बस मेन काम है क्या? प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने, यहीं पर बनना चाहिए, तभी वो दिखेगा। और ये काम कौन करता है? ये पेशियां करती हैं, इसकी फोकस दूरी को कम या ज्यादा करती रहती हैं। इसी को कहते हैं समंजन क्षमता। क्या कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट यही है, समंजन क्षमता। अभी आगे आपको पढ़ाएंगे, इससे पहले ही समझ लो कि समंजन क्षमता क्या है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता को ही समंजन क्षमता कहते हैं। जब तक ये पावर है तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, प्रतिबिंब अपने आप रेटिना पर बनेगा। और जब ये क्षमता कमजोर होगी तो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, तब आपको दिक्कत होगी। तो ये ध्यान रखो कि ये जो पेशियां हैं ये इस पर दबाव डालकर इसकी फोकस दूरी को कम या ज्यादा करती रहती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। और रेटिना पर बनेगा तभी संदेश मस्तिष्क को जाएगा, तभी हमको वस्तु दिखाई पड़ेगी। और ये जो व्यवस्था अपने आप होती है इसको क्या कहते हैं? यानी इस पावर को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। ठीक, चलो भाई कोई दिक्कत हो तो बता देना अभी। तो समंजन क्षमता भी आपको यही समझ में आ गया। अभी आपको आगे बताते
एक लाइन में याद कर लो, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। बस और कुछ नहीं याद करना है, ठीक। तो समंजन क्षमता यहां लिखा है, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इसमें क्या बचा है, अब यहां से देखो सब कुछ हो गया। आगे का उभरा हुआ भाग कार्निया, अंदर रंगीन झिल्ली का पर्दा आइरिस, आइरिस के बीच में छोटा सा छिद्र पुतली या नेत्र तारा। इसकी विशेषता अपने आप छोटा, अपने आप बड़ा होना, जिससे कि सीमित मात्रा में ही प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश कर सके। इसके अंदर ऊतकों का बना हुआ द्वितल लेंस कहाँ टिका होता है, पेशियों पर, और ये पेशियां क्या करती है, इस पर दबाव डालकर इसकी फोकस दूरी को कम या ज्यादा करती रहती है। अब भाई प्रतिबिंब तो आपका रेटिना पर बन जाएगा, लेकिन उसका संदेश संदेश जाएगा कहां से, तो वो संदेश, हाँ मानवीय यादव ने देखो बता दिया है, जलीय द्रव और काचाभ द्रव बचा है, वेरी गुड। पहले संदेश पहुंचा दें, जो प्रतिबिंब बना है उसका संदेश आपको ले जाना है, तो इसके लिए यहां फिर आपको रबर की जरूरत पड़ेगी। उठाओ रबड़, मिटाओ, यहां मिटा लो थोड़ा सा, बस, ठीक। चित्र बनाने का तरीका हमने आपको बेहतरीन बता दिया है। अब भी अगर आप ना बना पाओ तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। इससे आसान तरीका चित्र बनाने का नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। सबसे आसान तरीका हमने आपको बताया भाई। ये है प्रकाश सिराएं, क्या है, प्रकाश सिराएं। यहीं से संदेश कहाँ जाएगा, मस्तिष्क को जाएगा, जो प्रतिबिंब बना है कहाँ, रेटिना पर। इनको कहते हैं प्रकाश सिराएं। क्या है ये, प्रकाश सिराएं। ये है प्रकाश सिराएं, ठीक। जो प्रतिबिंब बनेगा वो इनके द्वारा ही संदेश कहां जाएगा, मस्तिष्क को जाएगा। इनको कहते हैं प्रकाश सिराएं, ठीक। अब जैसे यहां पे देखो, रेटिना के मध्य में एक पीले रंग का भाग, उससे पीत बिंदु कहते हैं। यहां पर प्रकाश की सुग्राहिता बहुत अधिक होती है, इसलिए यहां पर प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट बनता है। उसी तरह से जहां से प्रकाश सिराएं बाहर निकलती है, वहां भी एक बिंदु होता है या वहां भी एक जगह होती है, और वहां प्रकाश की सुग्राहिता बहुत कम होती है। इस जगह पर, इस बिंदु को कहते हैं अंध बिंदु, ब्लाइंड पॉइंट है। यहां पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। जहां से प्रकाश सिराएं छेद कर बाहर निकलती है, उस जगह को क्या बोलते हैं, अंध बिंदु। क्या बोलते हैं, अंध बिंदु। यहां पर प्रकाश की सुग्राहिता बहुत कम होती है और यहां प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है, ठीक। अब बचा वही द्रव, जलीय द्रव और काचाभ द्रव। तो भर लेते हैं भैया इसके अंदर। द्रव आपको भरना है बस। सबसे पहले जलीय द्रव। जलीय द्रव कहां होगा, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में होगा। ये जल के समान पतला द्रव होगा। दिख रहा है सबको, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ना दिख रहा थोड़ा मोटा कर ले। अब दिखा, अभी नहीं दिखा होगा। यह है जलीय द्रव, जल के समान पतला द्रव, जलीय द्रव। थोड़ा और मोटा कर ले। अब दिखा, ये जलीय द्रव है, ठीक। कहाँ है, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जल के समान पतला द्रव जलीय द्रव कहलाता है। ये हो गया जलीय द्रव।
इसका नाम कहाँ लिख लिया, यहाँ, जलीय द्रव। ठीक, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में थोड़ा गाढ़ा द्रव भरा होता है, ये इसको कहते हैं काचाभ द्रव। क्या कहते हैं? काचाभ द्रव। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में गाढ़ा द्रव भरा होता है जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। इसको कहते हैं काचाभ द्रव। इतने भाग हैं मानव नेत्र में। ठीक, चलो यहां से ये भी हटा दें, अभी इसकी जरूरत नहीं है। समंजन क्षमता भी बाद में। समझ में आ गया ना? समंजन क्षमता नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। तो ये है भाई मानव नेत्र की संरचना। बताओ बना लोगे कि नहीं? आपसे बन जाएगा इसी तरह से? बोलो भाई, जल्दी से कमेंट कर दो कि ये चित्र आपको कैसा लगा। आसान है बनाना या फिर मुश्किल है? बन जाएगा, वेरी गुड। प्रतिज्ञा ने कहा आई डोंट नो। अच्छा, कोई दूसरी बात चल रही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो एक बार जल्दी से हम लोग इनके सब के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, सेंटर में हेडिंग आप डालोगे मानव नेत्र। मेन हेडिंग मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण एवं कोमल अंग है जिसके द्वारा मनुष्य दूर एवं पास की सभी वस्तुओं को देख सकता है। इसकी संरचना फिर बनाओगे, बढ़िया से संरचना बना देना। फिर लिखोगे कि मानव नेत्र के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। सबसे पहला भाग दृढ़ पटल। नेत्र गोलक की सबसे बाहरी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। यह श्वेत रंग की होती है इसलिए इसे श्वेत पटल भी कहते हैं और ये नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करती है। दूसरे नंबर पे आएगा रक्तक पटल। दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई काले रंग की परत जिसे रक्तक पटल कहते हैं, यह काले रंग की होती है और ये अंदर आए हुए अतिरिक्त प्रकाश को अवशोषित कर लेती है जिससे कि नेत्र के अंदर परावर्तन ना होने पाए। तीसरी रेटिना। नेत्र गोलक की सबसे भीतरी परत को रेटिना कहते हैं। इसी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है इसलिए इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। रेटिना के बीच में एक पीले रंग का भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। यहाँ पर प्रकाश की सुग्राहिता बहुत अधिक होती है इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है। ठीक, आगे आ जाओ। नेत्र गोलक का आगे का उभरा हुआ, नेत्र गोलक का आगे का उभरा हुआ पारदर्शी भाग कार्निया कहलाता है। कार्निया के पीछे एक रंगीन या फिर अंदर कह सकते हो, कार्निया के अंदर रंगीन झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। ये काले, नीले और भूरे रंग का हो सकता है। आइरिस के बीच में छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि ये अपने आप छोटी और अपने आप बड़ी हो जाती है। इसे पुतली समायोजन कहते हैं। ठीक, और अपने आप छोटी बड़ी कब होती है? अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है और कम प्रकाश में अपने आप बड़ी हो जाती है जिससे सीमित मात्रा में ही प्रकाश नेत्र में प्रवेश करे। आइरिस के पीछे ऊतकों का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यह पेशियों पर टिका होता है और पेशियां इस पर दबाव डालकर इसकी वक्रता को कम या ज्यादा करती रहती है जिससे इसकी फोकस दूरी भी कम या ज्यादा होती रहती है और जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता रहता है। इसी को क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक,
इधर आ जाओ। रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब उसका संदेश प्रकाश शिराओं के द्वारा मस्तिष्क को जाता है। जहां से प्रकाश शिराएं छेद कर निकलती है वहां पर उस जगह को क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की सुग्राह्यता बहुत कम होती है, तो यहाँ प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है। अब बचे हैं दोनों द्रव, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच बना जल के समान पतला द्रव जलीय द्रव, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच भरा गाढ़ा द्रव काचाभ द्रव कहलाता है। और ये दोनों द्रव अपवर्तन में लेंस की मदद करते हैं। बस इतना है भाई मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन। अगर आपको समझ में आ गया हो तो बता दो, फिर आगे बढ़े। जल्दी से कमेंट करो कि इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब्दुल्ला अंसारी, यस सर, वेरी गुड। नॉलेज किंग, काजल सिंह, सबको समझ में आ गया। मोहम्मद नियाज को भी वेरी गुड, रईसा खातून को भी, अंश, रामेंद्र यादव, चमन, अंशिका यादव, सबको समझ में आ गया है। ये फिगर भी आ सकता है, ये भी जान लो, इसका चित्र आ सकता है, तो आप बनाना सीख लो। ठीक, चलो अब बात करते हैं हम लोग समंजन क्षमता और दृष्टि दोष की। चलो भाई आगे बढ़े। ये हो गया आपका काम। अब आगे अब बात करेंगे समंजन क्षमता की। अभी बता ही चुके हैं, तो समंजन क्षमता समझोगे तभी आपको दृष्टि दोष समझ में आ जाएगा, और दृष्टि दोष भी आपको अच्छा समझा देंगे कि कभी नहीं भूलोगे। समंजन क्षमता, ये पावर जब तक आपकी आंखों में है तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब ये क्षमता कम होगी तब आपकी आंखों में दिक्कत होगी। क्षमता क्या है समझो, जब तक ये है तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये है मान के चलो नेत्र गोलक, ऐसे सिंपल बना रहे, ठीक। देखो समझाने के लिए या फिर आपको रेखा चित्र बनाने के लिए ऐसे ही बनाना है। ये हो गया नेत्र। अगर कोई डायग्राम बनाना है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ठीक, तो आपको ऐसे सिंपल बना देना है, आगे का थोड़ा उभरा भाग और लेंस दिखाना है। अब देखो जरूरी क्या है, किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए जरूरी है कि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बने, यहां पर बने। ये क्या है, रेटिना। अभी आपको समंजन क्षमता समझ में आएगी। किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए जरूरी है कि उसका प्रतिबिंब कहां बने, रेटिना पर बने। क्यों बने, क्योंकि रेटिना पर बनेगा तभी संदेश मस्तिष्क को जाएगा, है ना। और किसी वजह से सोचो, किसी वजह से अगर प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन गया हो, मान लो किसी वजह से रेटिना से पहले प्रतिबिंब अगर बन रहा हो, तो क्या होगा, तो आंखों में भैया है आपके एक पावर जिसको कहते हैं समंजन क्षमता। और ये समंजन क्षमता क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता। और ये अपने आप होती है। इस पर जो पेशियां है ना, ये जिन पर ये लेंस टिका हुआ है, ये पेशियां इस पर दबाव डालकर क्या करेंगी, जैसे देखा कि प्रतिबिंब इसका पहले बन रहा है
तो इसकी फोकस दूरी को बढ़ा देंगी और प्रतिबिंब फिर से कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा। कहाँ बना देंगी, रेटिना पर। ये वाला प्रतिबिंब फिर से यहां बन जाएगा, कैसे, फोकस दूरी को बढ़ा के। यानी नेत्र की जो नेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी अपने आप बढ़ जाएगी और फिर से प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर। इसी पावर को कहते हैं समंजन क्षमता। मान लो प्रतिबिंब रेटिना के बाद बन रहा है, तब भी वस्तु नहीं दिखाई देगी, तब भी दिक्कत होगी। तो फिर आपकी आंखों में वही पावर है, कौन सी, समंजन क्षमता। फिर उसको कम कर लेंगी, फोकस दूरी बढ़ गई ना, तो क्या ये पेशियां दबाव डालकर इसकी फोकस दूरी को फिर से कम कर लेंगी, फिर से बन जाएगा यहाँ, नो प्रॉब्लम। तो बस क्या होनी चाहिए, आपकी आंखों में समंजन क्षमता बेहतरीन होनी चाहिए, बस कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अरे आपको क्या, किसी को नहीं होगी। यही है समंजन क्षमता, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता। एक लाइन में देखो हम बता रहे हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता, दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता को ही समंजन क्षमता कहते हैं, बस और कुछ नहीं है। और जब तक ये समंजन क्षमता आपकी आंखों में है तब तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मतलब आपको कोई चश्मा वश्मा नहीं लगेगा, आराम से आपको वस्तु दिखाई देगी अपने आप। अगर दिक्कत हो भी रही है तो अपने आप सही भी हो जाएगी। अगर प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है, पहले बन रहा है, तो वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। जैसे मोबाइल में नहीं होता है कि मोबाइल में आपने देखा होगा कि फोटो अपने आप क्लियर हो जाती है ना। कभी कभी लगता है कि ब्लर हो रहा है, फोकस नहीं कर रहा है, तो उसका जो कैमरा होता है वो अपने आप फोकस कर लेता है। उसी तरह से अमन राव कह रहे हैं कि मैं न्यू स्टूडेंट हूं। बिल्कुल पढ़ सकते हो भाई, आपकी ही क्लास है, चाहे जो आए सबका स्वागत है। तो ये समझ में आ गया ना सबको, समंजन क्षमता नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अब जरा सोचो, अगर ये क्षमता कम हो जाए, क्या हो जाए, समंजन क्षमता कम हो जाए, तब क्या होगा। अब इसी कहानी को समझो जरा, यहां से एक नई चीज आपको मिलेगी। अगर ये क्षमता कम हो गई तो देखो क्या होगा, तब तो भैया दिक्कत होने वाली है। तब क्या होगा भाई, देखो ये गोलक, यहां प्रतिबिंब बना था और ये वाला यहां रेटिना पर बनना चाहिए था, है ना। तभी यहां बनेगा तो दिखेगी, यहां बनेगा तो नहीं दिखेगी, यहां बनेगा तो भी नहीं दिखेगी। अब जरा सोचो, अगर आपके आंखों की समंजन क्षमता कम हो जाए, ठीक, तो क्या होगा, कम हो गई ना, तो रेटिना के पहले अगर प्रतिबिंब बना है तो फिर ये यही बना रहेगा, यहां पर नहीं जाएगा, यानी इसकी फोकस दूरी नहीं बढ़ेगी। आप समझे, यानी कि अगर पहले बन गया है तो पहले ही बना रहेगा, अपने आप फोकस नहीं होगा। यानी अब आ गई आंखों में एक प्रॉब्लम, अगर प्रतिबिंब रेटिना के बाद बन भी गया है तो ये वापस से यहां पर नहीं बनेगा, क्योंकि अब आंखों की समंजन क्षमता नहीं है कि वो वापस उसको रेटिना पर बना ले। तो फिर आंखों में आ जाता है एक प्रकार का दोष। क्या आ जाता है, दोष, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। देखो समंजन क्षमता से निकला दृष्टि दोष, बात समझे।
जब आंखों की समंजन क्षमता ही मेन पावर है आंखों की, जब तक ये है तब तक प्रतिबिंब अपने आप बनता रहेगा। अगर पहले भी बन गया तो वो बाद में बन जाएगा, बाद में बना है तो फिर रेटिना पर आ जाएगा, मतलब रेटिना पर अपने आप बन जाएगा। लेकिन अगर यही पावर कम हो जाए तो अगर पहले बना है तो पहले ही बना रहेगा, बाद में बना है तो बाद में बना रहेगा, रेटिना पर वापस नहीं आएगा। तो आ जाता है आंखों में एक प्रकार का दोष, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। तो अब दृष्टि दोष के बारे में हम लोग बात करेंगे। दृष्टि दोष ये समझ में आ गया ना कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। जब आंखों की समंजन क्षमता कम हो जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के या तो रेटिना से पहले बन जाता है या तो रेटिना के बाद में बन जाता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार आंखों में एक प्रकार का दोष आ जाता है जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। तो ये तो पता चल गया ना सबको कि दृष्टि दोष कब होगा, जब आंखों की समंजन क्षमता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आंखों की समंजन क्षमता जब कम हो जाएगी तो आंखों में एक दोष आ जाएगा जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। कोई दिक्कत? कब होगा? जब आंखों की समंजन क्षमता कम हो जाती है। यहां पर लिख दे इधर, जब आंखों की समंजन क्षमता कम हो जाती है, यानी समंजन क्षमता का मतलब समझ लो ऑटो फोकस, अपने आप फोकस होना। समंजन क्षमता कम हो जाती है। जब आंखों की समंजन क्षमता कम हो जाती है तो आंखों में एक दोष आ जाता है जिसे दोष आ जाता, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। तो दृष्टि दोष समझ में आ गया। दृष्टि दोष का मतलब आंखों की समंजन क्षमता का कम हो जाना। अब ये कितने प्रकार के हैं? मेन दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, निकट और दूर दृष्टि दोष। ठीक, दोनों एक साथ आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। दोनों एक साथ अगर समझोगे ना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। देखो ऊपर हमने इसीलिए इधर लिख दिया है कि दृष्टि दोष इसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है। तो और जरा दृष्टि दोष भी है, लेकिन मेन दो प्रकार के आपको पढ़ने हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इन दोनों को पहले समझ लो अच्छे से, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई आएगा जरूर।
निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। चलो भाई, निकट दृष्टि दोष समझो पहले। निकट दृष्टि दोष नाम से आपको समझा दे, इसमें होता क्या है तो आपको समझ में आएगा। देखो, जैसे कि मान लीजिए गोलक है, निकट में क्या होगा और दूर में क्या होगा, दोनों समझा दे एक साथ। छोटा तो नहीं आता, समझ में आ गया बस, ठीक। और दूर का इधर देखो, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष एक साथ। एक साथ समझोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं। देखो, निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, ये तो आपको एकदम क्लियर है ना, कि जब आंखों की समंजन क्षमता कम हो जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर या तो रेटिना से पहले बन जाता है या तो रेटिना के बाद में बनता है, और तब आंखों में एक प्रकार का दोष आ जाता है जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देखो, अपने आप इसमें आ रहा फोकस, अपने आप समंजन क्षमता मोबाइल की काम कर रही है, ठीक। चलो भाई देखो, निकट में क्या होगा, निकट में आपको ये याद रखना है कि प्रतिबिंब निकट बन जाता है। ये अपनी भाषा में हम आपको समझा रहे हैं, ये दिक्कत होती है। निकट में प्रतिबिंब निकट बनता है, ठीक, और दूर में याद रखो कि प्रतिबिंब दूर बन जाता है। इतना अगर आप याद कर लो तो इसके दोनों कारण आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक। निकट में प्रतिबिंब निकट बनता है और दूर में दूर बनता है। तो देखो, इस दोष का जो कारण है वो आपको इस चित्र से समझ में आ जाएगा। कारण क्या होंगे, कारण पहले बताते फिर दोष बाद में बताएंगे कि ये है क्या प्रॉब्लम। इसका कारण देखो, इस दोष के दो कारण आपको इस चित्र में नजर आ रहे होंगे, पहला कारण और दूसरा कारण। देखो, दोनों कारण आपको समझ में आएंगे। निकट में प्रतिबिंब कहां बनता है, निकट बनता है, ठीक। परिभाषा पे भी बाद में आते हैं, पहले कारण समझाते फिर बताएं कि ये है क्या। इसमें देखो क्या हो गया, फोकस दूरी कम हो गई है। निकट से क्या पता चल रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई है, और अगर फोकस दूरी कम नहीं हुई है तो फिर जो गोलक है उसका व्यास बड़ा हो गया है। नहीं समझ में आ रहा है, निकट में प्रतिबिंब निकट बनता है, और इस चित्र से आपको दो कारण समझ में आ जाएंगे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, अगर फोकस दूरी नहीं कम हुई तो नेत्र गोलक का व्यास बड़ा हो गया है, तब ये दिक्कत आई है ना। कभी नहीं बोलोगे। पहला, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, एफ हम लिख रहे हैं डायरेक्ट समझ जाना, कम हो जाना, या तो ये दिक्कत हुई, देखो कम हो गई ना तब पहले बन रहा है, या फिर अगर ये नहीं है तो फिर गोलक बड़ा हो गया है, या नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना, या तो व्यास बढ़ गया है। ये चित्र इसलिए हमने बनाया है जिससे कि आपको दोनों कारण समझ में आ जाए कि ये दोष क्यों होता है। कारण बढ़ जाना। अब बताओ, अगर आप इसके कारण समझ गए हो तो इसके भी दोनों कारण बताओ समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना, कितना आसान हो गया। इसके भी दोनों कारण आपको समझ में आ गए, कौन कौन, इसमें बताओ क्या होगा, आप कमेंट करके बताओ जरा, देखें किसको इसको समझ में आया है। अगर निकट में प्रतिबिंब निकट बनता है तो इससे क्या पता चलता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई है,
अगर फोकस दूरी कम नहीं हुई है तो फिर नेत्र गोलक का व्यास बढ़ गया है। तो बताओ दूर दृष्टि दोष में क्या हुआ है? दूर में दूर याद रखो। बताओ दो कमियां कौन कौन सी, कौन कारण हो सकता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना और नेत्र लेंस का व्यास कम हो जाना, छोटा हो जाना। हाँ वेरी गुड, ठीक। देखो दूर से क्या याद आया कि फोकस दूरी बढ़ गई है, अगर फोकस दूरी नहीं बढ़ी तो फिर गोलक छोटा हो गया है। तो पहली कमी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का, नेत्र लेंस की एफ, नेत्र लेंस की फोकस दूरी हम एफ लिख रहे हैं, समझ जाओ, का बढ़ जाना। या तो ये बढ़ गया है, और अगर ये नहीं बढ़ा तो फिर ये जो गोलक है वो छोटा हो गया है। नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाना, नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाना, ये दो कारण हो सकते हैं किसके? दूरदृष्टि दोष के। ठीक, अब ये है क्या, अब बताएंगे दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष जब व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की नहीं दिखाई देती है, ऐसे दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। यहां पे लिख दे, अब परिभाषा आपको हम बताएंगे। सबसे पहले हमने कारण आपको बता दिया, बाद में उसकी परिभाषा। जब व्यक्ति को निकट से ही शुरू करना, निकट में निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। जब व्यक्ति को निकट की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु अब जगह नहीं बची, परंतु अब कहां पे लिखेंगे भाई? चलो अब इस चित्र को हटा देते हैं यहां से। परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, परंतु दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ये आएगा जरूर एग्जाम में, दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार, तो इस प्रकार के दोष को, दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट में निकट की दिखती है, दूर की नहीं दिखती। ये हो गए इसके कारण। ठीक, निकट में निकट की, एक लिख दे बाकी दूसरा अपने आप। हाँ वेरी गुड, ये भी सही है, ये अपने आप लिख लेना। चलो यहां जगह हम खाली छोड़े दे रहे हैं, स्वयं लिखे। ये आपको परिभाषा स्वयं लिखनी, लिख लोगे सब लोग? स्वयं, क्या लिखना है? इसी धुन में लिखना है, जिस धुन में ये लिखा है। एक बार देखो, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष है निकट से शुरू करना। जब व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निकट बन जाता है। फिर एक बार देखो, प्रतिबिंब कहां बन जाता है? निकट बन जाता है। और इस चित्र से आपको दो कारण समझ में आ गए कि कारण या तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, या फिर नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना। अब इसको दूर कैसे करेंगे? निवारण भी समझ लो जल्दी से। अब निवारण के लिए हमको चाहिए कोई ऐसा लेंस जो इन किरणों को दूर कर सके। ठीक, देखो समस्या क्या है,
प्रतिबिंब निकट बन गया है। कहां बन गया है? निकट बन गया है। इसको दूर करना है। क्या करना है? दूर करना है। तो कोई ऐसा लेंस लगाओ जो किरणों को दूर करता हो। देखो दो लेंस हमारे पास है। एक लेंस है उत्तल, ये किरणों को पास करता है, मतलब इकट्ठा करता है। एक लेंस है जो किरणों को दूर फैला देता है, यानी कि दूर कर देता है। तो बताओ यहाँ कौन सा लेंस चाहिए? इस प्रतिबिंब को दूर करना है, रेटिना तक पहुंचाना है। तो क्या करेंगे? यहां पर हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक, किसका प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का। तो जब अब इस पर किरणें आएंगी ना, तो वो थोड़ा सा बाहर की ओर फैल जाएंगी, क्योंकि अवतल लेंस का नेचर है किरणों को बाहर की ओर फैला देना। तो जब बाहर की ओर फैलेंगे तो ऑटोमेटिक वो कहाँ मिल जाएंगे? रेटिना पर प्रतिबिंब उसका बन जाएगा और वस्तु हमें दिखने लगेगी। तो इसका निवारण क्या होगा? निवारण, निवारण के लिए हमें क्या करना है? उस व्यक्ति को अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। किस लिए? जिससे कि नेत्र लेंस और उस अवतल लेंस दोनों की संयुक्त फोकस दूरी उतनी हो जाए कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगे। इतना आपको लिखना है। ठीक, अब देखो यही काम आपको इधर करना है, सब कुछ सेम टू सेम। जैसे इधर ये आपको खुद सब लिखना है, हम इधर खाली जगह छोड़े दे रहे हैं। इधर का ये भी मिटा दे, जिससे आपको थोड़ा दिमाग लगाओ अपने मन से। कारण और निवारण भी आपको लिखना है। अब निवारण इसका कैसे होगा? देखो दूर में क्या होता है? प्रतिबिंब दूर बन जाता है। कहां बन जाता है? दूर बन जाता है। तो दोनों कारण समझ में आ गए, या कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई है, या तो फिर गोलक छोटा हो गया। तो अब ऐसा कोई लेंस लगाओ जो किरणों को मोड़ के पास में ले आए। तो कौन सा लगाएंगे? उत्तल लेंस लगाएंगे तो किरणों को थोड़ा पास ले आएगा, फिर प्रतिबिंब रेटिना बन जाएगा। समझ गए? चलो भाई, ये हो गया आपका दृष्टि दोष। ये सब कुछ आपको स्वयं लिखना है। चलो एक बार जल्दी से इसका रिवीजन हम लोग कर लें। समंजन क्षमता जब आंखों की कमजोर हो जाती है तो फिर आंखों में एक प्रकार का दोष आ जाता है, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। जब आंखों की समंजन क्षमता कमजोर हो जाती है तो आंखों में एक प्रकार का दोष आ जाता है, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, जब व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जब व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके कारण दो कारण हो सकते हैं, या तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना या नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना। निवारण, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष है तो दूर से शुरुआत करो। जब व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो इस प्रकार के दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष में हमने आपको बता दिया कि प्रतिबिंब दूर बनता है। बस कारण आपको दोनों समझ में आ गए कि दो कारण हो सकते हैं, या तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना या फिर नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाना। निवारण, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। खत्म। अब एक और बचा है, वो भी इसी को जोड़ दें। जरा दृष्टि दोष। कौन सा? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष भाई देखो, जब दोनों प्रकार के दोष हों। जरा दृष्टि दोष। अच्छा ये बताओ कितने लोगों को पता है कि छुट्टी हो गई है? स्कूल में 10 तारीख तक छुट्टी हो गई है बाराबंकी के डीएम साहब की तरफ से। 8 तारीख से
10 जनवरी तक। बताओ कितने लोगों को जानकारी है? सबके लिए खुशखबरी, जितने भी स्कूल हैं सरकारी प्राइवेट सब कक्षा 12 तक 8 जनवरी से 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। चलो भाई एक स्माइल कर दो सब लोग भाई, अगर आपको अच्छी खबर नजर आई हो ये। दो बजे से 8 जनवरी से 10 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। चलो अच्छा जल्दी से देखो, ये खुशखबरी आपको मजा नहीं आया इसमें है? तो अब दिन में भी क्लास करेंगे कल। स्कूल नहीं रहेगा तो फिर दिन में क्लास होगी, ठीक, दोपहर में जब लाइट रहेगी तब। एक और इस्म बढ़ा लेते हैं, जरा दृष्टि दोष। कौन सा? जरा दृष्टि दोष। दो आपको समझ में आ गए, अब ये भी समझ लो, जरा डीएम सर बहुत अच्छे हैं। जरा दृष्टि दोष, बच्चों की सुन लेते हैं वो दिल की बात। चलो देखो, अरे जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष क्या है? देखो जब आंखों की समंजन क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, जब आंखों की समंजन क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है तो ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है और ना ही पास की दिखाई देती है, तब दोनों प्रकार के दोष हो जाते हैं। समझ गए? जब आंखों की समंजन क्षमता, और ये दोष प्रायः वृद्धावस्था में होता है, जब आंखों की समंजन क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। ये दोष प्रायः वृद्धावस्था में होता है, जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तब। तब ना तो दूर की और ना ही पास की। ठीक, अब देखो जब दोनों दोष हो जाते हैं, ये मान के चलो कि दोनों प्रकार के दोष होते हैं, दोनों प्रकार के दोष, यानी निकट दृष्टि दोष भी होता है और दूर दृष्टि दोष भी होता है, दोनों प्रकार के। तो अब जब दोनों प्रकार के हैं तो दो चश्मे, एक निकट वाला एक अवतल वाला भी होगा, ठीक, और प्लस उत्तल वाला भी होगा। दोनों चश्मों का प्रयोग करना पड़ेगा। अब चाहे तो वो सुविधा के लिए एक ही चश्मे में दोनों लेंस का प्रयोग, शायद आपने देखा हो कि चश्मा ऐसे आता है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका चश्मा थोड़ा, एक ये वाला आपने देखा होगा इस तरह से, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग देखा है। पास में देखने के लिए इसका प्रयोग और दूर को देखने के लिए इसका प्रयोग, यानी कि द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं इस दोष से पीड़ित व्यक्ति। यानी जरा दृष्टि दोष समझ में आ गया? ये प्रायः वृद्धावस्था में होता है, जब आंखों की समंजन क्षमता पूरी तरह से राम रावत ने कहा कि मेरे पापा लगाते, सबके पापा लगाते होंगे, जो थोड़ा एजेड होंगे उनके पास इस तरह का चश्मा होगा। पढ़ने के लिए लेडीज लोग भी लगाती हैं, कुछ बीनने बिनने के लिए, जब पास में देखना हो तो इसमें से देखते हैं, दूर देखना हो तो इसमें से देखते हैं ना। तो ये दोष प्रायः कब होता है? वृद्धावस्था में, जब आंखों की समंजन क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। तो
ना तो दूर की और ना ही पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस प्रकार के दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति को दोनों चश्मों का प्रयोग करना चाहिए या फिर एक ही चश्मे में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, बोलो भाई। सब लोग लगाते हैं, हाँ वेरी गुड। तो मानव नेत्र समझ में आ गया। समंजन क्षमता समझ में आ गई, दृष्टि दोष समझ में आ गया। अब इसके न्यूमेरिकल अब वो कराएंगे हम लोग कल। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में बस इतना ही। कल इसके न्यूमेरिकल आपको करा देंगे या फिर कहोगे तो अगला चैप्टर शुरू कर देंगे, जैसा आप लोग कहेंगे। और कल दिन में भी क्लास होगी। कल दिन में, कल छुट्टी रहेगी तो कल दिन में हम लोग मिलेंगे। ठीक, दोपहर में। मैथ की क्लास इस समय नहीं हो पा रही, तो मैथ की एक बड़ी क्लास करनी है जिसमें पूरे किताब के क्वेश्चन करने हैं। हर एक चैप्टर को आपको याद दिलाना है। जितने चैप्टर हैं सबका एक एक क्वेश्चन जरूर हो जाए, जिससे कि आपका जो भूल गए हो वो सब याद आ जाए, है ना। कल बताएंगे टाइम आपको, सुबह आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। कल दिन में क्लास होगी, बड़ी क्लास होगी। ठीक, इतना ध्यान रखो। चलो भाई, आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसे लगी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट कर दिया करो। स्पेलिंग बताओ जरा कमेंट की। COMMENT। कर देना भाई क्लास के बाद। सही स्पेलिंग। अगर नहीं किया तो फिर बताएंगे। सबको कसम है बोर्ड एग्जाम की, जितने लोग देख रहे हैं हम सबको कमेंट करना है, और ये कसम हमने दी है आज, और वो भी क्लास के बाद। कसम है, सबको कसम खिला रहे हैं। ठीक, बोर्ड परीक्षा की। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो फिर सोच लो। चलो भाई, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपको दिन में और फिर शाम को साइंस में। फिर तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।